तो अब हम लोग सिंपल मशीन का लेक्चर नंबर 02 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सिंपल मशीन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। हमने बहुत सारी चीजें देख ली, यानी सिंपल मशीन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, ये सब कुछ देख लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं सिंपल मशीन के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी सिंपल मशीन है जो आपको पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहली जो आपके सामने हेडिंग है वो है फिक्स पुली। एक्चुअली में पुली का कॉन्सेप्ट तो आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पुली का कॉन्सेप्ट बताऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा याद दिला देना चाहता हूं। हमने मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला पढ़ा जो कि W/P होता है। हमने वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा जो कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी और डिवाइड बाई भार द्वारा चली गई दूरी, ये हमने पढ़ा। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूले एकदम क्लियर होंगे, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है सर, फिक्स पुली क्या होती है? तो मैं आपसे पूछूं फिक्स पुली क्या होती है, तो फिक्स पुली का मतलब होता है स्थिर पुली। यहां पर हम लोग किस पुली की बात कर रहे हैं सर? यहां पर स्थिर पुली की बात कर रहे हैं। अब देख रहे ध्यान से, जैसे कि मैंने आपके सामने ये स्थिर पुली का डायग्राम बनाया। स्थिर पुली का मतलब ये होता है कि यहाँ एक डंडा लगा के आप इसको पूरी तरीके से फिक्स कर दीजिए, ये सर स्थिर पुली है, बनने मेरी स्थिर पुली। फिर इसके बाद करना क्या है, इसके चारों तरफ हम लोगों को एक रस्सा लगाना है, एक रस्सा लगाना है और रस्से लगाकर हमें इसको इस तरह से लपेट देना। ये देखिए ऐसे लपेट देना, ऐसे लपेट देना, रस्सा लगाकर इस तरह से इसको लपेट देना है। और लपेट देने के बाद यहां पर हम लोगों को एक भार उठाना है, एक डब्लू उठाना है। देख लो, उसके अलावा कह सकते हो कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपनी तरफ से हम लोग प्रयास P लगाएंगे। समझ रहा है ना? यहां पर हम लोग अपनी तरफ से क्या लगाएंगे सर? यहां पर हम लोग अपनी तरफ से प्रयास P लगाएंगे। मैं फिक्स पुली की बात कर रहा हूं। तो फिक्स पुली में क्या होता है कि जब भी कभी हम लोग यहां पर प्रयास P ऐसे 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 लगाएंगे तो मानी बात है ये भार ऐसे ऊपर उठेगा। ओके, अब बड़े ध्यान से सुनना मैं जो बात बता रहा हूं। जब भी कभी पुली का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो एक बात हमेशा याद रखना, पुली में जब तक रस्सी की लंबाई सेम है, जब तक पुली में रस्सी की लंबाई सेम है तब तक तनाव सेम है, टेंशन सेम है। तो जब आप इसको ऐसे खींचोगे ना तो कंफर्म है यहां पर एक टेंशन आएगा, यहां पर एक टेंशन आएगा, ध्यान से सुनना, यहां पर एक टेंशन आएगा और जब तक रस्सी सेम रहेगी तब तक आने वाला तनाव सेम रहेगा, है ना? तो यहां पर ये टेंशन और ये टेंशन ऐसे जाते जाते यहां पर भी क्या आएगा सर? यहां पर भी वही टेंशन T आएगा, टेंशन सेम रहेगा पूरी रस्सी में। बट यहां पर आप कह सकते हो कि यहां पर जो मुझे उठाना है वो क्या उठाना है सर? मुझे उठाना है W, और W की डायरेक्शन कहां की ओर होती है सर? W की डायरेक्शन होती है नीचे साइड। बताइए, तो मैं अगर यहां वाला पॉइंट देखूं तो याले वाले पॉइंट से साफ साफ पता चल रहा है कि P बराबर T, जो भी हमारा प्रयास है वो टेंशन के बराबर होगा। या फिर आप कई बार इसको ऐसे भी लिखते हो T बराबर P, टेंशन हमारा P के बराबर होगा। लेकिन जैसे यहां पर पॉइंट में आएंगे तो इस वाले पॉइंट पे जो भी टेंशन होगा सर वो उठाए W के बराबर होगा। ठीक है, तो फाइनली आपको ये पता चला कि देखो सर आपने दोनों चीजों को बराबर कर दिया और मैकेनिकल एडवांटेज होता है W/P, ये होता है T P के बराबर है, W भी P के बराबर है। जब दोनों को P के बराबर कर दोगे तो देख लीजिए मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया सर? मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 1, मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 1। चेक कीजिए जल्दी से, मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 1। तो याद रखना जब भी कभी बात हम लोग फिक्स पुली की करते हैं कि फिक्स पुली में मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, तो आपको कहना है कि फिक्स पुली में मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है। अब अगर हम लोग अपनी दक्षता को 100% मान के चले, अगर हम लोग इसकी दक्षता को कितना परसेंट मान के चले? 100%, मतलब आइडियल वाली कंडीशन लेके चलते हैं मेरे भाई, क्योंकि आइडियल वाली कंडीशन ही आपको लेके चलनी है ना। आइडियल वाली कंडीशन नहीं होगी तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइडियल वाली कंडीशन याद करो, तो आइडियल वाली कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जो भी मैकेनिकल एडवांटेज होता है सर वो वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है। आइडियल कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है। तो अगर फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, यानी जितना प्रयास लगाओगे उतना भार उठेगा, तो इसका जो वेलोसिटी रेशियो होगा वो भी कितना होगा सर? वेलोसिटी रेशियो भी इसका 1 ही होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनेगा, कोई डायग्राम नहीं, कोई साइड्राम नहीं, कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाएगा फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, आपको कहना है 1। फिक्स पुली का वेलोसिटी रेशियो कितना होता है, आपको कहना है 1। दोनों चीजें 1-1 होती है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलो और मैं आगे बात करता हूं। ये फिक्स पुली का बहुत सिंपल केस है।
इसी तरीके से एक और आपको मशीन समझनी है जिसका नाम है मूवेबल पुली। हाँ, इसको हम लोग चल घेरनी कहते हैं। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करता हूं तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में बोला जाता है चल घेरनी, मूवेबल पुली। अब आप मुझे बताइए मूवेबल पुली की कंडीशन क्या है। तो मूवेबल पुली में एक पुली ये हो रही देखिए और दूसरी पुली ये हो रही। अब आप ये पहचानिए कि इनमें से कौन तुम्हारी चल घिरनी है, कौन अचल घिरनी है, हाँ, कौन स्थिर घिरनी है और कौन तुम्हारी चल घिरनी है। इस तरीके से ये लगा हुआ है, इस तरीके से ये लगा हुआ है। चेक कीजिए। तो आप थोड़ा गौर से देखिए, तो ये जो पार्ट है ना, ये फिक्स पुली है। समझे बात को? मैंने एक डायग्राम दिखाया जस्ट आपका। तो ये तुम्हारा पार्ट क्या है सर, ये तुम्हारा फिक्स पुली है, क्योंकि ये स्थिर है पूरी तरह से। बट जैसे आप यहां प्रयास पी लगाओगे ऐसे, तो प्रयास पी लगाने के बाद ये जो आपका लोड है ना सर, ये जो लोड W है सर, ये लोड ऐसे ऊपर उठेगा। तो प्रयास पी लगाओगे, रस्सी नीचे आएगी, ये पुली ऊपर जाएगी। सर ये पुली ऊपर जा रही है, हाँ बच्चा ये पुली ऊपर जा रही है, इसीलिए इसे बोला जाएगा सर ये तुम्हारी मूवेबल पुली है। ध्यान रखना, इसे क्या बोला जाएगा सर, ये तुम्हारी मूवेबल पुली है। तो तुम्हें चल और अचल यानी फिक्स और मूवेबल में पता होना चाहिए कि कौन सी पुली तुम्हारी मूवेबल पुली है। बताइए। तो क्या हम इसमें भी देखो, फिक्स पुली का वेलोसिटी रेशियो 1 मैंने अभी बताया, लेकिन हमें तो मूवेबल पुली का निकालना है, इसलिए हमने लोड को मूवेबल पुली में लगाया है। कैसे निकालेंगे सर? बड़ा आसान है, रस्सी सेम है। अगर रस्सी सेम है तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, सबसे आसान तरीका होता है रस्सी सेम होने का। अब देखो, अगर रस्सी सेम है तो यहां पर भी टेंशन T होगा, यहां पर भी टेंशन T होगा, यहां पर भी टेंशन T होगा। देख लो, हो रहा ना? रस्सी सेम है, यहां पर भी टेंशन T, हर जगह टेंशन T T T T होगा। बट एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो पुली है ना, ये पुली, इस पुली का मूवेबल पुली का, अगर मूवेबल पुली का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, कौन सी पुली का? मूवेबल पुली का, तो नीचे की साइड जो लोड काम करेगा सर, वो काम करेगा W, और देख लो ऊपर की साइड जो काम करेगा वो T और T काम कर रहा है। चेक लीजिए जल्दी से। तो नीचे से साइड W, ऊपर की साइड T और T काम कर रहा है। समझ रहा है ना बात को? तो अगर मैं दोनों को बराबर कर दूं तो मैं साफ साफ कह सकता हूं कि देखो W बराबर सर 2T होगा। हाँ, W बराबर 2T होगा। पर खेला यही से खत्म, हमने बना लिया। चलो अब मुझे जल्दी से बताइए, मैकेनिकल एडवांटेज क्या फॉर्मूला क्या होता है? कहना मूवेबल पुली निकाल रहे हो, W/T होता है। W का मान तुमने अभी अभी फ्री बॉडी डायग्राम निकाल के 2T बना दिया। अरे बनाना फ्री बॉडी डायग्राम सीख लीजिए। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। यानी एक कोई भी अलग से बॉडी पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं उसका अलग से डायग्राम। सर यहां वाले पॉइंट की बात करते हैं तो यहां वाले पॉइंट पे साफ साफ पता चल रहा है जो भी P होगा वो T के बराबर होगा। और जबकि तुमने फ्री बॉडी डायग्राम से पता कर लिया कि W तुम्हारा 2T के बराबर होगा, क्योंकि W को खींचने के लिए ये और ये तनाव T और तनाव T दे रहे हैं। समझो बात को? तो मेरे भाई मैकेनिकल एडवांटेज का बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो कह देना W की जगह 2T रखिए और P की जगह T रखिए। W की जगह 2T रखिए, P की जगह T रखिए, और जैसे ही T से T कैंसिल कर दोगे तो देख लीजिए मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो कितना आ गया? 2 आ गया। मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ गया। चेक कीजिए। तो मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता है। और अगर मैं बात वेलोसिटी रेशियो की करता हूं तो मूवेबल पुली का वेलोसिटी रेशियो भी 2 माना जाएगा। इसलिए माना जाएगा क्योंकि हम लोग 100% दक्षता की बात कर रहे हैं। हाँ, तो जब भी कभी 100% दक्षता की बात की जाती है ना, अगर दक्षता 100% हो तो याद रखना उस कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो आपस में बराबर होता है। उस कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो आपस में कैसा होता है सर? बराबर होता है। क्लियर है ना? तो यहां पर मैं कह सकता हूं मूवेबल पुली का वेलोसिटी रेशियो भी 2 आया और मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 आया। आसान है, कठिन नहीं समझना। लेकिन अभी फिक्स पुली का निकाला था तो फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 1 आया था, लेकिन यहां नहीं लिखेंगे, वो हमने पहले ही लिख के दिखा दिया आपको। ये देखो, याद हो रहा है? कॉपी में नोट डाउन करना। मैकेनिकल एडवांटेज फिक्स पुली का 1, वेलोसिटी रेशियो 1। मैकेनिकल एडवांटेज मूवेबल पुली का 2 और वेलोसिटी रेशियो भी 2। देख लो। हालांकि कोई भी सिस्टम दे दिया जाए आप फटाफट चुटकी बजाते हुए निकाल सकते हो।
मैं अब आपको कोई अलग से सिस्टम नहीं सॉल्व करा रहा हूं, अभी सॉल्व कराऊंगा अभी, लेकिन मैं एक दो एग्जांपल और आपको सॉल्व करा देता हूं ताकि आप समझ सको, है ना। जैसे कि यहां देखिए सर, यहां पर एक पुली ये दिखाई रही है, एक पुली ये दिखाई रही है, एक पुली ये दिखाई रही है। बहुत बड़ा सा सवाल आपको लग रहा होगा, लेकिन है उतना आसान। इस तरीके से देखिए मैंने कुछ पुली दिखाई है, उस पुली की मदद से मैं कुछ रस्सी भी लगाई है। एक रस्सी ऐसे जाती हुई ऐसे लगी है ये, फिर ये रस्सी ऐसे जाते हुए ऐसे लगी है ये, फिर ये रस्सी ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे रस्सी ये लगी हुई है, देख रहे हैं ना। फिर इस रस्सी से क्या है बच्चा, यहां पर एक हैंडल भी लगा हुआ है और इस हैंडल की मदद से आप इसमें प्रयास पी लगा रहे हो, प्रयास पी लगा रहे हो। चलिए ठीक है, तो तुमसे ये पूछा जाएगा कि प्रयास पी लगा रहे हो, तो ये जो हमने यहां पर एक रस्सा बांधकर एक रॉड लटका दी, है ना, वेट मान लीजिए W है। उसके बाद देखिए इसका हुक एक यहां से यहां लगा हुआ है, एक हुक ये लगा हुआ है देखिए, और एक हुक ये लगा हुआ है। चलिए मुझे नहीं पता कि ये क्या है, अपन को तो सीधा सीधा मतलब है ना, अपन को तो निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज, और जब मैकेनिकल एडवांटेज निकलाएगा तो वेलोसिटी रेशियो निकालना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मैं तो 100% दक्षता मान के निकाल दूंगा। फिर कहा जाएगा अगर 100% दक्षता नहीं हुई, बताओ फिर कितनी, 60% है, तब भी निकल आएगा, है कोई हेडेक थोड़ी रहा है। चलो समझते बात को समझते। सर अगर तुमने यहां पर प्रयास P लगाया है और आने वाला डोरी में अगर टेंशन T है, तो कंफर्म है प्रयास P और टेंशन T बराबर होगा। वेरी गुड, यहां टेंशन T है तो यहां भी टेंशन T आएगा इस डोरी में, क्योंकि जब तक डोरी समान है तब तक टेंशन अलग नहीं होता है। फिर यहां पर भी टेंशन T आएगा, यहां पर भी टेंशन T आएगा, देख लो। हाँ, तो ये तो बहुत बढ़िया बात कही दी सर। अब देखो आराम से, अगर यहां टेंशन T यहां टेंशन T, तो यहां पर जो फोर्स ऊपर की ओर आएगा सर ये कितना होगा, सर ये हो जाएगा, साफ साफ पता चल रहा है 2T। 2T कितना, 2T, अरे TT 2T की फोर्स है सर। सेम तरीके से अगर ये TT है तो बताओ यहां पर कितना ऊपर की ओर फोर्स लगेगा खींचने के लिए, सर इसको भी आप 2T ही कहोगे। तो TT 2T TT 2T। अब ये 2T ही तो W को उठाएंगे, बताइए 2T ही तो किसको उठाएंगे, सर W को उठाएंगे, और आपको पता है कि W लगता है नीचे की ओर, है ना। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब डोरी में आपने टेंशन TT माना तो 2T, हाँ, और तो W को उठाने के लिए 2T यानी टोटल 4T टर्म करेगा, तो W बराबर 4T पता चल गया, खेला खत्म। W बराबर तुमने निकाल लिया सर 4T, देख लो, और पहले से पता था P बराबर T होगा, क्योंकि जहां से प्रयास लगाया है। मैकेनिकल एडवांटेज होता है W/P, देख लो। सर अगर मैं इसको फाइनली सॉल्व करके दिखाऊं तो W कितना आ गया, 4T आ गया, P कितना है, T है। कैंसिल कर दीजिए जल्दी से, और कैंसिल कर देने के बाद आपको साफ साफ पता चल रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, सर मैकेनिकल एडवांटेज 4 हो जाएगा। चेक कर लो, अगर मैकेनिकल एडवांटेज 4 हो गया तो वेलोसिटी रेशियो भी कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि हम तो 100% दक्षता मान के काम कर रहे हैं। तो जब भी कभी पुली का सिस्टम आता है ना, तो घबराना नहीं है अपन को। हाँ, कोई भी डायग्राम साइडाम दे दे, हम फटाफट बता दे, ये सब मशीनों के पार्ट होते, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ऐसे ही मेरे पास एक और डायग्राम भी है, इसे देखिए। अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत कठिन है, कठिन कुछ नहीं है, एकदम आसान है। मेरे हिसाब से डायग्राम आप तो क्लियर है। सर फिर से मुझे इस लोड को उठाना है, इस W को उठाना है किसी भी तरीके से। रस्सी आप गौर से देखिए, तो जो रस्सी दिखाई रही है आपको, ये रस्सी ऐसे ऊपर गई, इससे जुड़ते हुए ये रस्सी ऐसे नीचे आई, फिर इससे जुड़ते हुए ऐसे ऊपर गई, फिर इससे जुड़ते हुए ऐसे नीचे आई, फिर ऐसे, फिर ये ऊपर गई, फिर ऐसे नीचे आई, फिर ये ऊपर गई, फिर ऐसे नीचे आई, फिर ये ऊपर गई, देख लो, ठीक है। तो मेरे भाई एक बात बताइए जरा, अगर ये रस्सी ऊपर 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 ऐसे गई है, तो यहां पर कुछ ना कुछ प्रयास P लगाओगे नीचे खींचने के लिए, प्रयास P लगाओगे, और जैसे ही प्रयास P ऐसे लगाओगे, ये देखो 1 2 3 4, ये हमारी फिक्स पुली है, 4 फिक्स पुली है और 4 मूवेबल पुली है। तो जैसे ही आप ऐसे खींचोगे ना, तो मेरी भाई डोरी ऐसे ऊपर उठेगी, डोरी ऊपर उठेगी, मानी बात है ये लोड भी ऊपर उठ जाएगा।
तो यहां पर टेंशन टी कितना आएगा सर? टेंशन टी तो ऑब्वियस सी बात है लड़ाई है प्रयास पी के बराबर होगा, बट हर जगह डोरी में टेंशन टी आएगा। इस पुली को कौन खींचेगा? कह दे रहा यहां का टेंशन टी, यहां का टेंशन टी। इसको कौन खींचेगा? यहां का टेंशन टी, यहां का टेंशन टी। देख रहे हैं ना? इसको कौन खींचेगा? यहां का टेंशन टी, यहां का टेंशन टी। इसको कौन खींचेगा? यहां का टेंशन टी, यहां का टेंशन टी। हर एक को टेंशन टी, टेंशन टी। मैंने टी को अलग अलग नहीं माना, और टी अलग अलग नहीं हो सकता क्योंकि डोरी सेम है यार, और जब तक डोरी सेम है तब तक टेंशन मेरे दोस्त अलग अलग नहीं हो सकता। बताइए सर, अगर टी और टी है तो कंफर्म यहां पर कितना हो जाएगा सर? यहां 2t आएगा, यहां पर 2t आएगा, वो सब आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर 2t आएगा, यहां पर 2t आएगा, यहां पर 2t आएगा। देख लो 2t 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 2t, यानी 4 बार 2t, तो पूरा जो वेट उठेगा ऊपर वो 8t की मदद से उठेगा, 8t की वजह से। हर t क्या है? टेंशन या तनाव। नीचे की ओर क्या काम करता है सर? W काम करता है, तो W बराबर आ गया 8t। चेक कीजिए, आ गया। अच्छा, W बराबर 8t आ गया तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? W बटे P, और W 8t तो मैकेनिकल एडवांटेज इस बार 8 आ जाएगा, वेलोसिटी रेशियो 8 आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि पुली का अगर एक बार आपने सिस्टम समझ लिया तो कैसा भी कोई भी डायग्राम आपके सामने होगा, आप सिस्टम ऑफ पुली को बहुत आराम से। लेकिन पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे ना, वो ज्यादातर क्वेश्चन बस इन्हीं से आए थे। फिक्स पुली का वेलोसिटी रेशियो बताओ, मैकेनिकल एडवांटेज बताओ। मूवेबल पुली का वेलोसिटी रेशियो बताओ, मैकेनिकल एडवांटेज बताओ। तो इसमें तो आप किसी तरह का कोई भी डाउट मत रखिएगा, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं। हाँ, अब ये भी पूछा जाता है, इसे बोलते हैं फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। एकदम आसान है समझना सर, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली बोलते हैं इसको। घिरनी का प्रथम निकाय, कॉपी में नोट डाउन करना, ये इंपॉर्टेंट है। इसे बोला जाता है घिरनी का प्रथम निकाय, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। घिरनियों का प्रथम निकाय बोला जाता है इसको, है ना। तो मेरे भाई, अगर मैं घिरनियों के प्रथम निकाय की बात करता हूं तो घिरनियों के प्रथम निकाय में इस तरह से देखो 3 पुली दिखाई गई है, 3 पुली है। लेकिन ये 3 पुली में आप गौर से देखिए तो ये वाली जो पुली है ना, ये तुम्हारी फिक्स पुली होगी, और जबकि बाकी 2 हमारी कैसी पुली हैं? तो कहना बाकी 2 हमारी मूवेबल पुली है। ये तुम्हारी मूवेबल पुली होगी, ये तुम्हारी मूवेबल पुली होगी, उसके बाद ये तुम्हारी फिक्स पुली होगी, और बाकी तुम्हारी मूवेबल पुली है ना। ए और बी मूवेबल, सी फिक्स। मेरे भाई, मुझे भी फाइनली ये देखना है कि भैया ये रस्सी सेम है कि अलग अलग है। रस्सी सेम नहीं है इस बार सर। हाँ, तो देखो यहां पर अगर तुमने प्रयास पी लगाया इसको ऐसे खींचने के लिए, तो यहां टेंशन टी आएगा, बिल्कुल एकदम सही बात है। यहां पर टेंशन टी आएगा, बिल्कुल एकदम सही बात है। ऐसे 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 ऐसे। तो मेरे भाई यहां पर टेंशन टी आएगा, एकदम सही बात है। यहां पर डोरी में टेंशन टी आएगा, एकदम सही बात है। यहां पर डोरी में टेंशन टी आएगा, एकदम सही बात है। बट यहां पर टेंशन टी आएगा, थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन कितना आएगा सोचने वाली बात है। तो एक बात देखिए, हमने पी इफर्ट लगा के इसको खींचा, डोरी में टेंशन आया टी, यानी आप कह सकते हो कि जो भी टी होगा वो पी के बराबर होगा। टी हमने डोरी जब तक सेम थी हर जगह टी 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 माना। मुद्दे की बात यह है कि यहां पर बताइए किस तनाव की वजह से ये पुली ऊपर की ओर खींचेगी। मैं आपसे पूछा हूं कि यहां पर किस तनाव की वजह से पुली ऊपर की ओर खींचेगी। तो कहना कुछ नहीं सर, एकदम आसान है। डोरी सेम नहीं है तो क्या हुआ, टी और टी मिलके आप कितना कह देना सर, यहां पर 2t कह देना बस। अगर इतने ये वाली डोरी में 2t आया है, कौन वाली डोरी में? ये वाली पूरी जो डोरी है इसमें 2t आया है, तो मेरे भाई यहां पर भी कितना आएगा सर? यहां पर भी 2t आएगा, क्योंकि जब तक डोरी समान तब तक टेंशन समान। याद रखिएगा, जब तक डोरी समान टेंशन समान, टेंशन डोरी अलग टेंशन अलग है। तो 2t और 2t, तो बताइए यहां पर कितना आ जाएगा सर? कह सकते हो यहां पर 4t आ जाएगा। तो बताइए अगर ये लोड W है तो इस लोड W को कौन उठा रहा है? कहना इस लोड W को उठा रहा है 4t। ओके, तो फाइनली मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैकेनिकल एडवांटेज बताइए क्या होता है, तो आप सीधा सीधा कहिए W बटे P होता है। W कितना है सर? W है 4t, और P कितना है? P है सर T से T कैंसिल। तो घिरनियों के प्रथम निकाय का ये जो डायग्राम दिखाया गया है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज आपको 4 पता चल गया। चेक करो जल्दी से, पता है
बट ये 4 अगर आया है, सोचने वाली बात है, अगर ये 4 आया है तो मान लीजिए यहां पर 3 पुली की जगह 4 पुली होती। अच्छा, घिरनियों के प्रथम निकाय में ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, घिरनियों के प्रथम निकाय में अगर टोटल पुली की संख्या n है, टोटल पुली की संख्या n है, तो याद रखना उसमें से मूवेबल पुली की संख्या कितनी होती है, हमेशा n-1 होती है। ये पॉइंट पहले याद कर लो। घिरनियों के प्रथम निकाय में अगर टोटल n पुली है, n मतलब 10 पुली है, तो उनमें से 8 फिक्स होगी, बाकी 9 मूवेबल होगी। तो लेकिन अगर मैं कह दूं कि कल को हो सकता है कि डायग्राम में 3 पुली न देकर 10 पुली होती, तब क्या करते, दोबारा से डायग्राम बनाते क्या? नहीं, तब हम एक जनरल फॉर्मूला याद करते हैं, और वो जनरल फॉर्मूला आपको याद करना है। जनरल फॉर्मूला ये याद करते हैं कि देखो सर, मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2n-1। 2n-1 सर, अगर आपने ये मैकेनिकल एडवांटेज बताया है 2n-1, नहीं गलत हो गया, 2n बताइए, बस 2n बताइए। तो ध्यान रखना जनरल फॉर्मूला 2n होता है, बट यहां पर ये जो n है ना, ये n है, इसे आप नंबर ऑफ मूवेबल पुली मानेंगे। नंबर ऑफ क्या मानेंगे? मूवेबल पुली मानेंगे। यानी ये जो n आपको मानना होगा, ये नंबर ऑफ मूवेबल पुली मानना पड़ेगा। अब वहां अगर मैंने n को नंबर ऑफ मूवेबल पुली बोल दिया, तो टोटल नंबर ऑफ पुली को n+1 कहना पड़ेगा और मूवेबल पुली को n कहना पड़ेगा, है ना। या फिर आप इस बात को ऐसे भूल भी जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि घिरनियों के प्रथम निकाय का मैकेनिकल एडवांटेज 2n होता है, और n यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ मूवेबल पुली होता है। दैट मीन्स कि जितनी घिरनियां चल सकती है, टोटल अगर 10 दिया जा रहा है तो n की वैल्यू को आप 9 रखिए, बस इतना याद रखिए, है ना। सर सेम तरीके से अगर दक्षता 100% है तो वेलोसिटी रेशियो भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2n। वेलोसिटी रेशियो भी क्या बोल सकते हैं, 2n बोला जा सकता है। मैं फिर से बता दूं, घिरनियों के प्रथम निकाय का वेलोसिटी रेशियो आप लोगों को याद होना चाहिए। वेलोसिटी रेशियो का मान 2n होता है घिरनियों के प्रथम निकाय का। लेकिन ये n क्या है, तो n को आपको कहना है नंबर ऑफ मूवेबल पुली। नंबर ऑफ मूवेबल पुली को ही हम लोग क्या कहेंगे, n कहेंगे। अब इसमें क्वेश्चन आ जाए कि मेरे पास घिरनियों का प्रथम निकाय है, उसमें मैंने 20 पुली लगा दी, तो बताइए उसका वेलोसिटी रेशियो क्या होना चाहिए, 2n करना, 8 हटा देना बस, ठीक है। तो याद रखना नंबर ऑफ मूवेबल पुली हमेशा टोटल पुली से 1 कम होती है, इस बात को कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो और आगे देखिए बच्चा, ये जो मैंने आपको दिखाया इसे बोलते हैं घिरनियों का सेकेंड सिस्टम, है ना। सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली, घिरनियों का द्वितीय निकाय, है ना। द्वितीय निकाय बोलते हैं इसको, जैसे वो प्रथम निकाय था, है सेम तरीके से इसको बोला जाता है घिरनियों का द्वितीय निकाय, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली। सर इसमें क्या किया जाता है, इसकी खास बात क्या है कि इसमें भी हम लोग पुली की सहायता से बहुत सारी डोरियों को आपस में जोड़ते हैं, और इसकी खास बात क्या है कि इसमें एक ही डोरी सारी पुली में लिपटी होती है। पिछला वाला डायग्राम देखिए, उसमें क्या था, इसमें एक ही डोरी सारी पुली से नहीं लिपटी हुई थी, मतलब अलग मूवेबल पुली के लिए अलग डोरी थी। हाँ, लेकिन इसमें क्या खास बात है, इसमें क्या होता है कि हमारी जो पुलियां हैं, जैसे कि मैं पहली पुली इसको मान लूं, ये पहली पुली हो गई सर, ये दूसरी पुली हो गई, ये तीसरी पुली हो गई, ये तुम्हारी चौथी पुली हो गई। आप चारों पुली को थोड़ा गौर से देखिए तो चारों पुली से एक ही डोरी बंधी है। आप गौर से देखिए सर, यहां पर इफल्ट P लगाओगे और इफल्ट P बताइए किसके बराबर हो जाएगा, T के। फिर आप गौर से देखिए तो यही वाली डोरी ऐसे जाते 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 फिर ऐसे जाते 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 देखिए ऊपर वाले ब्लॉक, फिर नीचे वाले ब्लॉक, इस तरीके से ऐसे जाके जुड़ी है। तो जब एक ही डोरी सारी पुलियों से मिलकर जुड़ी रहती है ना, वही हमारा घिरनियों का द्वितीय निकाय होता है। सर क्या इसमें भी हम लोग निकाल सकते हैं? अरे ऑब्वियस सी बात है, निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अब थोड़ा गौर से देखिए, हम लोगों को यहां पर लोड उठाना है, यहां पर लोड उठाना है, तो आपको यह समझना पड़ेगा इस लोड को उठाने के लिए कौन कौन अपना सहारा दे रहा है ना। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इस लोड को उठाने के लिए देखो सर, एक तो ये वाले टेंशन अपना सहारा देंगे, एक ये वाले टेंशन अपना सहारा देंगे, देख लो, और दूसरा यहां जो बीच में आएगा ये भी अपना कहीं ना कहीं सहारा दे रहा,
और नहीं बीच में वाला आपको काउंट करना है तो आप एक काम करो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए, नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम। तो नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस तरीके से मुझे दो पुली नजर आ रही है। यहां पर आपको टेंशन नजर आएगा और ये टेंशन देखो कितना है सर, ये टेंशन T, ये ऊपर वाली के लिए मैंने बना दिया, ये वाली के लिए। सेम तरीके से मुझे यहां पर टेंशन नजर आ रहा है ऐसे, तो यहां पर टेंशन T और यहां पर टेंशन T, देख लो। और ये आपस में जुड़े हुए हैं, देखिए ये और ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो आप जल्दी से सोच समझ के बताइए, अगर मैं इसकी मदद से एक यहां पे भार लटका दूं तो इस भार को उठाने के लिए कितने टेंशन मेरा साथ देंगे? तो कहना ये वाले तो देखो देंगे ही देंगे हैं, और ये जो एक ब्लॉक से आपस में जुड़े हुए हैं ना, ऊपर वाले दोनों भी देंगे। तो ढिंडियों का जो द्वितीय निकाय होता है उसमें जो भार उठता है ना, वो टी पूरे के पूरे 4 टी की मदद से उठता है। टी 4 टी की मदद से उठता है। अगर 4 टी की मदद से उठता है तो मेरे भाई बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या होना चाहिए, तो आपका सीधा सीधा जवाब जाएगा सर W/P लगा दो। W वहां पर 4T है, P T है। यही रीजन है कि मैकेनिकल एडवांटेज 4 आ गया। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 4 आ गया तो वेलोसिटी रेशियो भी 4 आ गया। लेकिन 4 आपको याद नहीं करना है, ये तो इसके लिए ना 4 आया है, ये तो इसके लिए 4 आया है, बट आपको 4 याद नहीं करना है, ध्यान रखना। तो याद क्या करना है? तो याद ये करना है कि ढिंडियों के द्वितीय निकाय में जितनी पुलियां होती हैं सर, उतना ही तो मैकेनिकल एडवांटेज, उतना ही तो वेलोसिटी रेशियो आ रहा है। तो ढिंडियों के प्रथम द्वितीय निकाय में अगर नंबर ऑफ पुली n है तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों हमारे n आएंगे। यहां पर ये जो n है सर, ये क्या है? तो कहना n को बोला जाएगा टोटल नंबर ऑफ पुली। स्मॉल n क्या है? तो कहना स्मॉल n का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ पुली। टोटल नंबर ऑफ पुली, टोटल नंबर ऑफ पुली। तो आप अंतर पहले समझो। ढिंडियों का जब हमने प्रथम निकाय पढ़ा तो उसमें 2n-1 2n आया, 2 क्या आया? n आया। कहां जाइए? देखिए n क्या था? मूवेबल पुली था। क्या था? मूवेबल पुली। अच्छा, कई सारे लोग इसको ऐसे भी कहते हैं, इसको कई बार ये वाला जो फॉर्मूला है ना 2n-1 कर देते हैं, n-1 कर देते हैं तो टोटल पुली हो जाता है। जो भी आपको करना हो ऐसे रखिए। तो 2 ये n आया, लेकिन n क्या था? नंबर ऑफ मूवेबल पुली। 8 घटा के बताना है हमेशा, 8 घटा के बताना। उसके अलावा इसमें क्या आया है? इसमें n आया है, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ पुली हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ढिंडियों का सेकंड सिस्टम। एक ही डोरी जब सारी पुलियों में लपेटी जाती है, डेट इज कॉल्ड माई सेकंड सिस्टम ऑफ पुली। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट। तो ये रहा आपका ढिंडियों का तृतीय निकाय। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। और जैसे हमने प्रथम निकाय पढ़ा, द्वितीय निकाय पढ़ा, सेम तरीके से आपको ढिंडियों का थर्ड सिस्टम पढ़ना है और इसे बोला जाता है तृतीय निकाय। अब देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको पहले समझा दूं, क्योंकि इसमें आपको 3 पुली नजर आ रही है। एक्चुअली में ये डायग्राम कंप्लीट नहीं है, मुझे कंप्लीट करना है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आप देखिए, जो ऊपर वाला पुली है ना, इसको मैंने पूरी तरीके से फिक्स कर दिया। ऊपर वाले पुली को मैंने पूरी तरह से क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अगर मैंने ऊपर वाली पुली को फिक्स कर दिया तो यहां से होती हुई एक रस्सी का सेंटर मैंने इसके केंद्र की ओर लाया और दूसरा कह सकते हो इस ब्लॉक से जोड़ दिया। मुझे ये ब्लॉक है W, इसको उठाना है किसी तरीके से। तो रस्सी का एक सिरा ऐसे लाकर इसके सेंटर से जोड़ा, दूसरा ब्लॉक से जोड़ा। फिर उसी तरीके से ये जो दूसरी वाली पुली है, ये नंबर 1 पुली है, ये नंबर 2 पुली है और ये तुम्हारी नंबर 3 पुली है। फिर मैंने क्या किया कि ये जो दूसरी वाली पुली है, इसमें भी रस्सी का एक सिरा ऐसे लाकर, देखो रस्सी का एक सिरा ऐसे लाकर हमने लोड से जोड़ा, तो दूसरे सिरे को उसके सेंटर से जोड़ दिया। समझो, सेम तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर रस्सी का एक सिरा ऐसे लाकर और इसके सिरे को ऐसे जोड़ दिया। देख लीजिए, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो मैंने सिस्टम बना के दिखाया, ये मेरा है थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। खास बात ये है कि ये भी एकदम आसान है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बड़ा आराम से। देखो सर, मान लीजिए यहां पर मैंने प्रयास P लगाया होता, तो जब आप प्रयास P लगाओगे इसको, तो ये लोड ऐसे ऊपर उठेगा, है ना।
उसके अलावा कह सकते हो कि लोड ऊपर उठेगा तो ये पॉइंट भी हमारा कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा, बट ये वाली जो ढिरनी है ये फिक्स ढिरनी है, बाकी ये मूवेबल है। ठीक है, अब ध्यान सुना, तुमने प्रयास P लगाया तो यहां पर बताइए आने वाला टेंशन कितना होगा? सर टेंशन T होगा, T बराबर P। अब मेरे भाई अगर यहाँ T बराबर तुमने P कहा है मेरे दोस्त, तो यहां पर भी वही सेम टेंशन आएगा, वही सेम टेंशन आएगा, क्योंकि रस्सी समान है। याद रखना, जब तक रस्सी समान होगी तब तक आने वाला टेंशन समान होगा। तो आपने ये कहा कि देखो सर, अगर ये वाली रस्सी में आने वाला टेंशन इस वाली रस्सी में T है, तो यहां पर बताइए कितना टेंशन आना चाहिए? तो कहना यहां पर जो टेंशन आएगा उसका जस्ट डबल हो जाएगा 2T। अरे 2 है ना, और या थोड़ा इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना के आपको दिखाया भी था थोड़ी देर पहले, है ना। तो इसको कह सकते हो कि T और T 2T। अच्छा 2T यहां, तो यहां पर भी 2T आपको कहना पड़ेगा, यहां से भी 2T से 4 से ऊपर उठेगा, फिर ये 2T ये 2T, तो यहां पर कितना टेंशन आएगा? सर यहां 4T टेंशन आएगा, यहां पर क्या आएगा? 4T टेंशन आएगा। अब अगर ये 4T है तो यहां पर भी कितना टेंशन आएगा? सर यहां 4T आएगा, तो यहां पर भी जो लोड ऊपर उठेगा सर वो 4T टेंशन से ऊपर उठेगा। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब हमारे पास एक घिरनी से लिपटी हुई रस्सी का जो सेंटर है वो दूसरी घिरनी से लिपटा हुआ होता है, तो वो T 4T 2T 4T इस तरीके से आता है। तो आप मुझे अब ये बताओ कि इस लोड को उठाने के लिए कितना टेंशन है जो काम कर रहा है? तो कहना मेरे भाई, इस लोड को उठाने के लिए मेरे पास 3 तरह के टेंशन आ रहे हैं, एक T आ रहा है, 2T आ रहा है, 4T आ रहा है, ये तो उठा। तो मेरे भाई बताइए जल्दी से, लोड को कितने टेंशन उठा रहे हैं? तो कहना T उठा रहा है, 2T उठा रहा है, और मेरे भाई 4T उठा रहा है। T 2T और 4T यही तुम्हारे पास टेंशन उठा रहे हैं, T 2T 4T। ओके, वेरी गुड। तो मैं आपसे पूछूं लोड बराबर कितना हो जाएगा? तो कह देना 70 हो जाएगा। ये देखिए 70। चलो अब वेलोसिटी रेशियो निकाल लेते हैं। तो मेरे भाई अगर मैं वेलोसिटी रेशियो नहीं, पहले मैकेनिकल एडवांटेज निकालूं, कितना होना चाहिए? तो कहना मैकेनिकल एडवांटेज होता है उठाया गया लोड और डिवाइड बाय लगाया गया प्रयास, प्रयास भी T था, तो T से T कैंसिल, मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा तुम्हारा 7, और मैकेनिकल एडवांटेज 7 हो गया, तो देख लीजिए वेलोसिटी रेशियो भी 7 होगा। बट आपको ये याद नहीं करना, अभी मत सोचो कि इसको याद करना है, क्योंकि ये याद करने का कोई मतलब नहीं है। हमें तो इस फॉर्मूले को जनरल करना है। जब तक आप इस फॉर्मूले को जनरलाइज नहीं करोगे तब तक काम बने रही नहीं। हमें इस फॉर्मूले को क्या करना है? कहना है इस फॉर्मूले को हमें जनरलाइज करना है, जनरल करना है। कैसे सर हो रही है जनरल? तो इस फॉर्मूले को जनरल करने के लिए पहले आप ये सोचो कि मैंने इन सबको उठा के जोड़ा है। तो याद रखना, घिरनियों का जो तृतीय निकाय होता है उसका जनरलाइज फॉर्मूला होता है, वो होता है 2n-1। वेलोसिटी रेशियो भी उतना ही हो जाएगा, क्योंकि दक्षता 100% मान रहे हैं, 2n-1। देख लो, क्या ही सर जनरलाइज फॉर्मूला? बिल्कुल। देखो 1 2 3 घिरनियां थी, और जैसे तुम यहां 2 मतलब 8 - 8 करोगे, 7 आ गया। तो यहां पर ये जो n आप इस्तेमाल कर रहे हो सर, ये क्या है? सर n जो है वो टोटल नंबर ऑफ पुली है। अगर मैं पूछूं n क्या है, तो कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ पुली है। n टोटल नंबर ऑफ पुली है, आप कह सकते हैं कि n का मतलब टोटल नंबर ऑफ पुली है यहां पर। ओके, तो काफी बढ़िया पॉइंट है ये। और मैं आपको बता दूं, तीनों का आपको सिस्टम वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला जनरल फॉर्म में याद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यहां 3 पुली ना होती, मान लीजिए एग्जाम में 10 पुली कह देता। घिरनी तृतीय निकाय में 10 पुली लगी है, बताइए उसका वेलोसिटी रेशियो, तो 2 × 10 - 8 करना पड़ेगा, है ना। तो ये तीनों फॉर्मूले बड़ा कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए मैं अलग से आप लोगों को तीनों फॉर्मूले को एक बार रिवीजन दे देता हूं, ये तीनों फॉर्मूले कैसे याद करने। तो आप कह सकते हो कि हमने घिरनियों के देखो सर 3 सिस्टम पढ़े, प्रथम निकाय पढ़ा, घिरनियों का द्वितीय निकाय पढ़ा, और घिरनियों का हमने तृतीय निकाय पढ़ा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय हमने 3 निकाय पढ़े घिरनियों के। अब अच्छा, घिरनियों का जो प्रथम निकाय है उसका वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला 2n आया था। क्या आया था? वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला आया था 2n, देख लो। और घिरनियों के द्वितीय निकाय का वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला आया n, और घिरनियों के तृतीय निकाय का वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला आया 2n-1। तीनों फॉर्मूले याद रखिएगा, पावर -1 नीचे है, बट अंतर क्या है तीनों फॉर्मूले में?
द्वितीय और तृतीय निटाई की खूबी ये है कि इसमें जो n होता है ये टोटल होता है। क्या होता है? टोटल। इसमें n टोटल होता है। और ढिंढोरा जो प्रथम निटाय होता है, अगर मैं इसमें n की बात करता हूं तो इसमें n का मतलब होता है नंबर ऑफ मूवेबल पुली। इसमें n का मतलब होता है नंबर ऑफ मूवेबल पुली। तो आप अंतर जरूर याद रखिए कि ढिंढोरे के प्रथम निकाय में 2 की पावर n आया है, लेकिन वहां n नंबर ऑफ मूवेबल पुली है। सेकेंड में n के बराबर और थर्ड में 2 की पावर n-1, यहां पर n टोटल है। ठीक है, प्रथम निकाय में मूवेबल पुली है, बस आप यह याद रखो। अच्छा, कई बार लोड स्क्रू, ये जो पहला वाला फॉर्मूला है ना, ये पहला वाला फॉर्मूला, कई बार लोड स्क्रू ऐसे भी याद करते हैं। कई बार इस ढिंढोरे के प्रथम निकाय का हो सकता है कि आपको फॉर्मूला ऐसा भी मिल जाए वेलोसिटी रेशियो का, 2 की पावर n-1, पावर में ही n-1 कर देते हैं। लेकिन जब ये n-1 वाला फॉर्मूला मिलेगा ना, तो यहां पर n लिखा होगा नंबर ऑफ टोटल पुली, यहां पर जो n लिखा होगा वो नंबर ऑफ टोटल पुली लिखा होगा। ये आपको याद रखना है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किताब अलग अलग है तो अलग अलग किताब वाले कभी ये बता देते, कभी ये। समझना पड़ेगा कि हाँ उसका मेन मतलब क्या है, उनका मेन मकसद क्या है। ठीक है, तो ढिंढोरे का सिस्टम हमने समझ लिया। इसके बाद आप लोगों को एक और हेडिंग देखनी है, मैं इसको डिलीट कर दूं पहले, ये रहा डिलीट, है ना। चलो, तो ढिंढोरे का एक अलग सिस्टम, अगला हमें हेडिंग देखनी है, क्योंकि हम लोग टाइप्स ऑफ मशीनों की बात कर रहे हैं। हमें मशीनों में कितने तरह की मशीनें पूछी जा सकती है, उनके वेलोसिटी रेशियो क्या, उनकी बात कर रहे हैं। तो जैसे कि अगली वाली हेडिंग आपके सामने है, इसका नाम है सिंपल व्हील एंड एक्सेल, है ना। इसको बोला जाता है कई बार पहिया और धुरा, सरल पहिया और धुरा। आप सीधा सीधा सिंपल व्हील एंड एक्सेल को पहिया और धुरा भी कहेंगे ना, तब भी आपका काम चल जाएगा। सिंपल व्हील एंड एक्सेल, पहिया और धुरा। तो पहिया और धुरे में फिर वही आपको बात समझनी है कि भाई इसका वेलोसिटी रेशियो क्या होना चाहिए, सर इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होना चाहिए, है ना। देखो, अभी तक जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे ना, वो मैकेनिकल एडवांटेज को निकालकर वेलोसिटी रेशियो निकाल रहे थे। बट अब हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो वेलोसिटी रेशियो निकाल के मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, आसान पड़ेगा इसलिए, है ना। तो डायग्राम आपको एकदम क्लियर है। मान लीजिए, थोड़ी देख लीजिए कि मुझे यहां पर लोड W उठाना है, और लोड W उठाने के लिए मुझे यहां पर प्रयास P लगाना है। तो मेरे भाई ये बताओ, अगर मैं यहां पर प्रयास P लगाऊंगा, ठट, तो मानी बात है प्रयास P लगाने के बाद ये लोड ऊपर उठेगा, ऐसे उठेगा। तो आपको यहां दो चीजें माननी पड़ेगी। पहली चीज जो माननी पड़ेगी वो इस पहिए की, यानी इस हैंडल की त्रिज्या माननी पड़ेगी। तो हैंडल की त्रिज्या को मैंने R कह दिया, कैपिटल R। ये जो हैंडल था, इस हैंडल की त्रिज्या को, इस हैंडल की रेडियस को मैंने कैपिटल R कह दिया। बताओ, फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि इस पहिए, इसे एक्सेल, इसको एक्सेल बोलते हैं, इसको एक्सेल बोलते हैं, ये हमारा धुरा है ना। तो एक्सेल की त्रिज्या को हमने स्मॉल r कह दिया, एक्सेल की त्रिज्या को हमने स्मॉल r कह दिया। समझ रहे हैं ना। तो हमने देखो हैंडल की त्रिज्या को कैपिटल R कह दिया और एक्सेल की त्रिज्या को स्मॉल r कह दिया। अब मुद्दा ये आता है कि सर अब बताइए वेलोसिटी रेशियो कैसे निकाला जाएगा। सवाल यही है कि अब वेलोसिटी रेशियो कैसे निकाला जाएगा। तो आप एक बात बताइए, जैसे ही आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो घुमाने पर क्या होगा कि आपका जो प्रयास जहां लगा रहा हूं P, ऐसे एक राउंड ऐसे घुमाओगे, तो एक राउंड में चलिए भाई, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। यही तो वेलोसिटी रेशियो है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। अब इसको आप पकड़ के ऐसे 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 घुमाओगे, एक राउंड घूम जाएगा। और जैसे ही मेरे भाई एक राउंड घूमेगा तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी परिधि के बराबर हो जाएगी, यानी 2πr के बराबर हो जाएगी परिधि की। लेकिन अगर आपने इस हैंडल को एक राउंड ऐसे घुमाया तो मेरे भाई ये जो आपकी रस्सी इसमें लिपटेगी ना, ये भी एक राउंड ही तो लिपटेगी। बट जब इसको एक राउंड लिपटाना होगा मेरे भाई, तो आपने एक्सेल की त्रिज्या को स्मॉल r माना है, तो एक राउंड लिपटेगा। इसका मतलब ये रस्सी कितना ऊपर चढ़ेगी, तो कहना परिधि के बराबर ऊपर चढ़ेगी, जिसमें उसको लिपटना है। तो लिपटना है तो परिधि उसकी हो जाएगी 2π स्मॉल r, 2π स्मॉल r। बताइए, इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, है ना। प्रयास लगाया 2π कैपिटल R, प्रयास द्वारा चली थी दूरी, भार ऊपर उठा 2π स्मॉल r।
2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दीजिए जल्दी से, और जैसे ही कैंसिल कर देंगे तो देख लीजिए वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला आ गया कैपिटल आर डिवाइड बाई स्मॉल आर, कैपिटल आर डिवाइड बाई स्मॉल आर, ये तुम्हारा वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला आ गया है ना। कई बार ये फॉर्मूला हो सकता है रेडियस के पदों में ना देकर डायमीटर के पदों में भी दे सकता है, कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। ध्यान रखना सरल पहिया और धुरे का वेलोसिटी रेशियो यही होता है, कैपिटल आर बटे स्मॉल आर या फिर कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। कैपिटल आर हैंडल की त्रिज्या है, अगर मैं पूछूं कैपिटल आर किसकी त्रिज्या है, हैंडल की, और भैया पहिए की भी बोल सकते हैं, और स्मॉल आर हमारा एक्सेल की। ठीक है सर, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो पता चल गया। मैकेनिकल एडवांटेज बताइए, तो कहना अगर दक्षता 100% है तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों बराबर होते हैं, आप निकाल देना। मैं फिर से बता दूं, अगर दक्षता तो 100% नहीं कहेगा ना तो फिर आपको बता देगा कितनी दक्षता है, उससे निकाल देना। मान लीजिए 60% है, फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा सिंपल व्हील एंड एक्सेल, सिंपल व्हील एंड एक्सेल। तो इस नहीं सिंपल स्क्रू जेट, सॉरी व्हील एंड एक्सेल मैंने बोल दिया, स्क्रू जेट है। तो ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम दिखाया है। सर इस डायग्राम का नाम क्या है, तो इस डायग्राम का नाम है स्क्रू जेट, इस डायग्राम का नाम है स्क्रू जेट। ये देखो स्क्रू जेट है, ये देखो। तो मेरे भाई अगर ये स्क्रू जेट है तो आप सबको इसकी वर्किंग एकदम क्लियर है कि सर ये आपका हैंडल है, ये हैंडल है, और हैंडल की जो लंबाई है, हैंडल की लंबाई डेट मीन्स यहां से यहां तक की लंबाई को एल बोला गया। अब कुछ लोग इसको एल बोलते हैं तो कुछ लोग इसको कैपिटल आर बोलते हैं, जो भी आपको बोलना हो। सर यहां पर जैसे ही आप इसमें प्रयास लगाओगे, पी लगाओगे, तो पी लगाने के बाद ये जो चूड़ियां हैं ये ऐसे ऊपर उठेंगी, और चूड़ियां ऊपर उठेंगी तो देख लीजिए लोड ऊपर उठेगा, है ना। ये क्या लगी हुई है, तो कहना सर ये लगी हुई है थ्रेड, सर ये लगी हुई है चूड़ी, थ्रेड, THREAD, थ्रेड, चूड़ी। अच्छा चूड़ी के बारे में मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। देखो जो चूड़ियां होती हैं ना वो इस तरीके से लगी होती हैं, ऐसे, है ना। ये चूड़ी पहली चूड़ी हो रही, ये दूसरी चूड़ी हो रही, इसी तरीके से ये तीसरी चूड़ी हो रही, ये 3 चूड़ियां हैं। ये हमारी क्या है, तो कह सकते हो ये मैंने 3 चूड़ियां बनाई, थ्रेड बनाई। थ्रेड के बारे में पहला एक पॉइंट याद रखना, 2 लगातार थ्रेड के बीच की दूरी को पिच कहते हैं, है ना। 2 लगातार थ्रेड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो कहना 2 लगातार थ्रेड के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। क्या बोलते हैं, पिच। और एक और तुम्हें याद रखना बच्चा थ्रेड के बारे में कि थ्रेड हमेशा हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ एंगल पर होती है। चूड़ियां हमेशा हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज से कुछ ना कुछ एंगल पर होती है, कुछ ना कुछ एंगल, बहुत जरा सा एंगल होता है लेकिन होता है। इस एंगल को हम लोग अल्फा कहते हैं। मैं पूछूं अल्फा क्या है, तो अल्फा को बोला जाता है हेलिक्स एंगल। अगर मैं पूछूं अल्फा को क्या बोला जाता है, तो आप सीधा सीधा बोलिए हेलिक्स एंगल, है ना। हेलिक्स एंगल, इसको हिंदी में भी हेलिक्स एंगल ही लिखना, और इसको हिंदी में भी पिच ही लिखना। इसका हिंदी में भी पिच नाम है, इसका हिंदी में भी हेलिक्स नाम। तो मैंने ये कहा कि जब आप प्रयास लगाओगे तो लोड देखो ऐसे ऊपर उठेगा, लेकिन होता क्या है एक्चुअली में, जब आप इस हैंडल को 8 राउंड घुमाते हो, जब आप इस हैंडल को 8 राउंड घुमाते हो तो आपका जो लोड है ना वो 8 पिच ऊपर उठता है। आपका लोड कितना ऊपर उठता है, तो कहना है ना वो एक चूड़ी से उठकर दूसरी चूड़ी में पहुंच जाता है, यानी 8 पिच ऊपर उठता है। हाँ चलो फिर अब निकाल लेते हैं। तो भाई मेरे अगर मैं वेलोसिटी रेशियो की बात करता हूं तो कहना प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। भाई प्रयास ऊपर रखिए, भार नीचे रखिए, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी, सर यही तुम्हारा वेलोसिटी रेशियो होता है। हाँ तो प्रयास, अब ये बताओ पिच, प्रयास यहां लगाना है, हैंडल की लेंथ आपको एल दे दिए, तो जैसे ही आप प्रयास लगाकर एक राउंड ऐसे घुमाओगे, देखो ऐसे एक राउंड घुमाओगे तो पूरा राउंड घुमाना पड़ रहा है, इसलिए प्रयास द्वारा चली गई दूरी 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगी, 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगी। लेकिन लोड कितना ऊपर उठ रहा है, कहना लोड तो सर देखो एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी में पहुंच जाएगा, इसका मतलब लोड ऊपर उठ रहा है पिच के बराबर, लोड ऊपर उठ रहा है पिच के बराबर। यही रीजन है कि सिंपल स्क्रू जेट का वेलोसिटी रेशियो 2 पाई आर अपॉन पी होता है, 2 पाई आर अपॉन पी होता है। इस बात को आपको कॉपी में कहीं नोट डाउन कर लेना है, और कैसे निकाला गया है ये आपको समझना है। बच्चे जब आप सब लोग नोट्स बनाओगे ना तो ये डायग्राम भले ही ना बनाओ,
बट इस डायग्राम का जो इमेज है वो कट करके लगा लेना अपनी कॉपी में। अच्छा 2 पाई r अपॉन पी, r क्या है, r नहीं, रेडियस को हमने क्या माना है, यहाँ पर l माना है, तो हमें यहाँ पर r नहीं क्या लिखना पड़ेगा, तो कहना यहाँ पर हमें करना पड़ेगा l, और यहाँ पर भी हमें l करना पड़ेगा ना, मैंने l माना हुआ ना 2 पाई l अपॉन पी। अगर हम लोग r मानते तो 2 पाई r अपॉन पी हो जाता। तो भाई मेरे अगर वेलोसिटी रेशियो यही है तो मैकेनिकल एडवांटेज भी यही हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो तो बराबर होता है जब तक दक्षता 100% होगी। ठीक है सर, ये तो सिंपल स्क्रू जेट है, तो क्या एक और स्क्रू जेट आता है जिसको बोलते हैं वैसांतरी या डिफरेंशियल स्क्रू जेट। ध्यान से सुनना, तो मैं उसका प्रूफ नहीं कर रहा हूं, तो कॉपी में एक हेडिंग और नोट कर लेना, वैसांतरी स्क्रू जेट। कई बार हम लोग इसको कह सकते हो डिफरेंशियल स्क्रू जेट के नाम से भी जानते हैं, डिफरेंशियल, है ना। तो इसका कोई वेलोसिटी रेशियो पूछे तो कुछ नहीं करना, ऊपर तुम्हारा जो 2 पाई l था वो रहने दीजिए, बस नीचे दो चूड़ियों का अंतर यानी pa माइनस pb कर देना। एक्चुअली में जो वैसांतरी होती है ना, डिफरेंशियल स्क्रू जेट होता है, उसमें एक चूड़ी ना होकर दो चूड़ियां लगी होती हैं, इसलिए दोनों पिच का अंतर यानी pa माइनस pb लेना होता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ओके, तो यहां पर हमने देखिए सिंपल स्क्रू जेट भी समझा दिया। तो यहां से हमारा जो सिंपल मशीन वाला चैप्टर चल रहा था वो सिंपल मशीन वाले चैप्टर की थ्योरी खत्म हो जाती है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं इसके क्वेश्चन हमें ढेर सारे सॉल्व करने, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन हम लोग इसके सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2 से 3 4 पूछे ही जाते हैं। ओके, तो अब क्या यहाँ से आपका ये वाला चैप्टर भी फिनिश हो जाता है, हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे।